भी आप गाती हैं और लोग रो पड़ते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? जब संगीत को आप साधना मानेंगे और साधना में आप विलीन रहेंगे कि नहीं, संगीत ही मेरी दुनिया है और मुझे इसी दुनिया में काम करना चाहिए। तो उस दिन से मेरा एंट्री हो गया जहाँ पिताजी गाते थे और उनके जो दोस्त लोग आते थे। और आसाम और दिल्ली बहुत डिफरेंट था, मतलब दिल्ली तो हम लोग विदेशी समझते थे। 2009 में मॉरिशस के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने आपकी एक सीडी का लोकार्पण भी किया। ये बनारस का सोहर के ऊपर ही था। एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं गोविंदा, और उनकी माता जी खुद भी बड़ी अच्छी पंजाबी ठुमरी की बहुत बड़ी गायिका निर्मला जी की मैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और उनकी जो गायकी की मैं तो बहुत ही दीवानी थी। ऐसे में आ जाओ सनम। सावन का महीना आ गया है और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सौरव संवाद में क्यों ना ऐसा कुछ होता कि कोई कलाकार आता और सावन के बारे में न केवल चर्चा करता बल्कि उस माहौल को सांगीतिक बना देता। तो मुझे लगता है आप व्यूवर्स के बारे में सोचते हुए मैंने आज अपने गेटअप को भी चेंज किया है, और साथ ही साथ हमारे जो मेहमान हमारे स्टूडियो में आते हैं सौरव संवाद पे, आज उनकी भूमिका को भी थोड़ा चेंज करते हुए आज एक कलाकार को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से अवार्डेड बनारस की बहुत ही ख्यातिलब्ध ठुमरी गायिका श्रीमती सुचरिता गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आज सावन के ऊपर परिचर्चा के लिए हम लोग आपको यहाँ आमंत्रित किए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज सावन का तो है ही है महीना और आज बहुत स्पेशल डे है हम सब भारतीयों के लिए। आज 15 अगस्त है, तो यहाँ स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे बातचीत करेंगे। आप लगभग 6 दशक हो गए हैं आपको, और क्या लगता है कि आज भी आप गाती हैं और लोग रो पड़ते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, संगीत जो है ना वो रूह का चीज़ है। जब संगीत को आप साधना मानेंगे और साधना में आप विलीन रहेंगे तो आपका जैसे आपको खुद को संतुष्टि मिलती है, वैसे लोग जो सुन रहे हैं वो भी आप जहाँ तक पहुँच रहे हैं, आपका जो जहाँ सोच है वहाँ तक पहुँचते हैं मेरे ख्याल से। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि आप बनारस की हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे हम लोग और पीछे चलते हैं, और लगभग आज से 40 वर्ष पहले कैसे बनारस आना हुआ, कहाँ से हैं, और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे। बहुत ज़रूर। बेसिकली मैं आसाम की हूँ और ब्रह्मपुत्र नद जहाँ पर विराजमान है वहीं उसी आसाम की मैं बिलोंग करती हूँ। और चूँकि मेरे पिताजी संगीत के बहुत रसिक थे और संगीत की चर्चा हमारे घर में होती रहती थी। चूँकि वो संगीत की वो चर्चा तो करते थे, लेकिन बेसिकली वो बिजनेसमैन थे जो शाम को जब भी उनको मौका मिलता था तो अपना संगीत चर्चा करते थे। उनकी जो तबला और संगत का जितने लोग आते थे और रात तक संगीत की चर्चाएं होती थी। तो यही देख के हम लोग बड़े हुए हैं और संगीत का जो एक जो जुनून है वो अंदर आया है। अपने बचपन में कौन सी ऐसी घड़ी थी जब आपको ये लगा कि नहीं, संगीत ही मेरी दुनिया है और मुझे इसी दुनिया में काम करना चाहिए? ऐसा कोई वाकया हो तो ज़रूर हम लोगों से आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर करें। मुझे याद आ रहा है कि एक बार मेरे पिताजी और उनकी जो जितने उनके दोस्त थे सब लोग बैठ के गाना मतलब रियाज कर रहे थे, गा रहे थे। तो उन ज़माने में लड़कियों को या महिलाओं को उस जगह पर जाते नहीं थे, बहुत कम जाते थे। तो हम बहुत छोटे थे, तो दरवाजे के बाहर ही हम बैठ के सुन रहे थे। तो मेरे पिताजी निकले थे अचानक, रात को करीब 11:30-12 बज रहा होगा। तो पिताजी निकले तो देखे कि हम वहाँ पर बैठे सुनते सुनते सो गए। तो उन्होंने उठाया और उनको लगा कि ये संगीत की मतलब वो एंजॉय कर रही है और संगीत सुनना चाह रही है। तो उस दिन से मेरा एंट्री हो गया जहाँ पिताजी गाते थे और उनके जो दोस्त लोग आते थे और तबला हारमोनियम का संगत के साथ जो पिताजी बैठते थे, तो उसी जगह पर हमारा, तो मेरे ख्याल से उसी समय बीज तो पड़ ही गया था।
और एक जो सुनते थे संगीत, और लगता था कि हाँ मैं भी गाऊं। आप आसाम से हैं, फिर उसके बाद पूरब अंग की ठुमरी गायिका के रूप में ख्याति लब्ध होना, तो ये बड़ा अजीब कंट्राडिक्टरी एक फेज़ रहा होगा आपके लिए कि एक तो आप भाषाई तौर पे आप भिन्न थीं, उसके बाद कैसे ठुमरी को क्यों चुना? क्योंकि आपके पास शास्त्रीय संगीत भी था, लेकिन उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी भी था, आपको ही क्यों चुना? हाँ, बचपन में तो सुनते थे क्लासिकल म्यूज़िक, और मेरे पिताजी ना बड़े गुलाम अली खां साहब के बहुत भक्त थे, तो उनके जो ठुमरियाँ जो थी वो गाते थे। लेकिन मुझे सिद्धेश्वरी देवी जी और गिरजा देवी जी, मतलब उन दिनों तो सिद्धेश्वरी देवी जी और रसलन बाई उन लोगों का ही गाना ज़्यादा आता था। तो मुझे पता नहीं, वो तो मालूम नहीं था कि ये ठुमरी है, लेकिन वो गायकी मुझे अच्छा लगता था। ठीक है, क्लासिकल मतलब शास्त्रीय संगीत तो पापा मेरे पिताजी भी गाते थे, लेकिन उसमें जैसे ठुमरी जब कहाँ सुनते थे उस समय तो मालूम नहीं था, लेकिन इनको लगता था कि ये क्या विधा है, इतना बड़ा अच्छा लगता है। तो जब हम ये सुनने लगते थे तो पिताजी को लगा कि नहीं, उसको ये जो है वो ठुमरी विधा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वो उन दिनों में कैसेट होता था, तो मेरे पिताजी सिद्धेश्वरी देवी जी के कैसेट और निर्मला देवी जी का कैसेट, ऐसे कैसेट ला के हमको देते थे और सुनते थे, और सोचते थे कि कैसे सीखूं कैसे सीखूं। तो अचानक हमारे गुरुजी सविता दीदी आई थी गुवाहाटी में, तो उस समय हमने उनको कहा कि भैया बस हम मुझे यही सीखना है, बस आपके पास ही आना है और सीखना है। बस शुरुआत हो गई। जहाँ तक मुझे अगर सही से याद है तो सविता देवी जी की माता जी सिद्धेश्वरी देवी जी वो खुद पद्मश्री रही हैं, और बनारस की बहुत बड़ी गायिका के रूप में लोग उनको जानते हैं। तो सविता देवी जी का ऐसा कौन सा ठुमरी का कोई भी गायन था, अगर आपको याद हो तो गुनगुनाना चाहें हम लोग के लिए? हमने जो पहली बार सीखा उनसे, जब गड्ढा बंधाना, उस समय जो उन्होंने जो सिखाया, मैं वो भूलती नहीं हूँ और हमेशा याद रखती हूँ। और एक वाकया बताती हूँ कि मैं असम से दिल्ली गई, और असम तो आज से 40-50 साल पहले की बात बता रही हूँ कि असम और दिल्ली बहुत डिफरेंट था। मतलब दिल्ली तो हम लोग विदेशी समझते थे। तो जब हम गुरुजी के यहाँ गए, और पहले तो एकदम चारों तरफ देख रहे थे कि क्या है, दिल्ली है कि क्या है, अब लंदन है कि क्या है, पेरिस है, समझ में नहीं आ रहा था। एनीवे जब हमारे गुरुजी के दरवाजे पे पहुँचे तो उनका जो नेम प्लेट था वो इतना सुंदर लिखा हुआ था, सविता देवी लिखा हुआ था। तो वे घंटी बजाई, और जब गुरुजी ने दरवाज़ा खोला तो जब मैं एंटर कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि चारों तरफ से सारे गामा ऐसे बज रहा है, और जब अंदर गई तो चारों तरफ झाड़ फुनूस लगा हुआ है और सबका तस्वीरें लगी हुई है, सिद्धेश्वरी देवी जी और उनकी गुरुजी बड़े रामदास जी और चारे लोग, बहुत मतलब ऐसे दिग्गज लोगों का चारों तरफ फोटो लगा हुआ है। और इतना मतलब मैं देख के एकदम दंग रह गई थी। तो वही बचपन की बात बता रही है कि जब मैं सीखने गई थी 13-14 साल की उम्र के समय। तो जो आप पूछ रहे हैं कि जो मुझे पसंद है, उनका पसंद क्या है, मैं जो प्रसाद मिला है उनका, आ, आ, जब से श्याम सीधा आ रे सीधा रे, जब से श्याम सीधा रे। ये ठुमरी हमने सीखा और गुरुजी से बस उनका प्रसाद मिला था। जब से शाम सिधारे, ऐसा मैंने आप लोगों जैसे गुड़ी लोगों से ही जब मैं चर्चा करता हूँ तो उन लोगों से मैंने सुना है कि ये जो पूरब अंग की ठुमरी है, जिसको आप लोग बनारस अंग की ठुमरी भी कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा बताइए कि कैसे ये भिन्न कर पाते हैं आप, जो पंजाबी ठुमरी है और पूरब अंग, कैसे कोई श्रोता कैसे जान पाए? देखिए
पूरा बंकी ठुमरी का कुछ खास चीज़ होता है, जैसे श्याम श्याम, पूरा बंकी चीज़ है, श्याम श्याम श्याम, ये पुकार श्याम श्याम श्याम, ये आपको पटियाला अंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ भाव का चीज़ है, श्याम श्याम श्याम, जावो वही तुम श्याम। अब देखो, जावो वही तुम श्याम, तो जाओ और कैसे भाव बदल जाती है, जावो जाओ में आओ की भाव, तो ये चीज़ जो है वो पूरा बंकी ठुमरी में ही आपको मिलेगा। अच्छा, इसमें इतना इस शैली में बहुत संतुलन की आवश्यकता है और खटका मुर्की इसका बहुत ही सूक्ष्म प्रयोग मैं सुन रहा हूँ कि आप कर रही हैं, तो इसको साधने के लिए कुछ विशेष आप लोग साधना में कुछ करते हैं या वही शास्त्रीय संगीत की जो एक पारंपरिक शैली है साधना की, उसी को आप लोग अपनाते हैं? ये जो हमने अपने गुरुजी से जो प्राप्त किए, जो रियाज करते हैं, रियाज में एक तो ओम की रियाज सभी बच्चों को, जो संगीत के विद्यार्थी हैं सभी को ही मैं बताना चाह रही हूँ कि जो मैंने गुरुजी से प्राप्त किया, तो वो कहते थे कि सा का जो रियाज है उसको ओम का रियाज जो है ना, 3 तरह का ओम का रियाज होता है। एक तो ओम ओ बड़ा म छोटा, सेकंड हुआ ओ आधा म आधा का रियाज, और एक रियाज होता है ओ छोटा और म बड़ा का रियाज। ये सबसे पहले रियाज, और उसके बाद खरज का रियाज, सा नि धा नि सा नि धा पा धा नि सा ऐसा रियाज जो है ना वो करना चाहिए। रियाज का गले का रियाज, ये गले का रियाज होता है। और सा गा रे मा गा पा, ये रियाज भी बहुत काम का रियाज है, और मैं विद्यार्थी को बोलूँगी कि आप इसको रियाज करें, ज़रूर आपको सिद्धि प्राप्त होगा ज़रूर। एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं गोविंदा, और उनकी माता जी खुद भी बड़ी अच्छी पंजाबी ठुमरी की बहुत बड़ी गायिका निर्मला जी की, मैं निर्मला अरुण जी की, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप में कहीं ना कहीं निर्मला अरुण जी भी कभी कभी दिखाई देती हैं, इसमें कितनी सत्यता है और आपको क्या लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने उनसे ली, कि क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं प्रणाम करती हूँ, और उनकी जो गायकी की मैं तो बहुत ही दीवानी थी बचपन से ही, और क्योंकि उनका भी कहन जो था ना बहुत, जो पंजाबी अंग के गाते थी वो, लेकिन इनकी कहन बहुत अच्छा लगता था, और स्वर लगाओ क्या क्या बात था। तो ऐसे में आ जाओ सनम, सावन का नज़ारा है, ऐसे में आ जाओ सनम, बहुत पसंद, बहुत उनकी गायकी बहुत अच्छी लगती है मुझे। आपने सिद्धेश्वरी देवी जी की गायकी में से क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आत्मसात करने की कोशिश की? वैसे तो आप गुरु शिष्य परंपरा में उसी परंपरा से आती हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरी परंपराओं से थोड़ी भिन्न है? हमारे सिद्धेश्वरी देवी जी और हमारे गुरु जी, उन लोगों का जो गायकी है वो मतलब बिंदास गायकी थी। तो जैसे होली का जो एक प्रसंग है, गारी में दूंगी री घूंघटा पलट के, गारी में दूंगी री घूंघटा पलट के, होरी मैं खेलूंगी शाम से डट के, होरी मैं खेलूंगी शाम से। तो बिंदास अंग से वो गाती थी, और ये बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि एक रियाज, इसको पीछे रियाज दिखता है कि भाई कितना रियाज उन लोगों ने किया होगा।
और रही बात बनारस के संगीत, बनारस में तो कंकड़ कंकड़ में शंकर है, और मैं तो कहती हूँ कि कंकड़ कंकड़ में संगीत है। अगर आपसे मैं पूछूं कि आज के समय में जैसे आप अपने गुरुजी का आज भी नाम ले रही हैं और लगातार अपने कानों को इसलिए आप स्पर्श कर रही हैं कि आपसे कुछ तौहीनी ना हो जाए, तो आपको क्या लगता है आजकल के विद्यार्थियों में गुरु शिष्य परंपरा को लेकर के ह्रास आया है या उसमें अभी भी अपनी परंपरा को लोग संजो रहे हैं आज के विद्यार्थी? ये बहुत अच्छे सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। स्कूल कॉलेजेस में जो संगीत का शिक्षा हो रहा है ना, उसमें गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करना मतलब सही नहीं, मतलब नहीं हो पाता है, क्योंकि टीचर्स तो बदलते रहते हैं ना। और अ, जो गुरु के घर में आके जो बच्चे सीखते हैं, तो मेरे ख्याल से अभी भी वो परंपरा गई नहीं है। मतलब मुझे तो लगता है कि जितने बच्चे आते हैं जाते हैं गुरु के यहाँ सीखने जाते हैं, तो वो पहले जैसा मुझे नहीं मालूम है पहले कैसा था। हम लोग के समय का जो था वो देख के लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कम तो थोड़ा हुआ ही है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी वो गुरु शिष्य परंपरा चल रहा है, और बच्चे अभी भी उसी तरह से आते हैं, उसी तरह से बैठ के सीखते हैं। 2009 में मॉरिशस के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने आपकी एक सीडी का लोकार्पण भी किया, तो आपको कैसे लगा विदेशी धरती पे और आपकी सीडी का लोकार्पण हो रहा है? वो क्षण कैसा था, क्या महसूस कर रही थी? ये बनारस का सोहर के ऊपर ही था, और मॉरिशस का भी 5 सोहर और बनारस का भी 5 सोहर हमने गाया था। मतलब तो मुझे वो क्षण तो बहुत ही मतलब अद्भुत, क्योंकि हमारी संस्कृति किसी और देश में वो लोग अपना रहे हैं, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है, और अपने लिए भी गर्व महसूस कर रहे थे। मैं भारतीय हूँ। अच्छा, सोहर पे अभी आप चर्चा कर रही थी कि सोहर के ऊपर आपकी सीडी का लोकार्पण हुआ। अभी मनोज तिवारी जी का एक बहुत बड़ा ए ललना हिंद के सितारा, ये एक उनका गाना बहुत हिट हुआ जो कि सोहर ही है। तो अगर कोई सोहर हम लोग के आप व्यूअर्स के लिए कुछ सुनाना चाहें तो ज़रूर सुनना चाहेंगे। गोकुला में बाजेला बधैया त जनमे कन्हैया न हो। आगे का याद नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि सोहर जो है ना बहुत बड़ा टॉपिक होता है ना, तो इसमें आपको कोई ऐसा स्टेज याद है जहाँ पर आप गा रही हो और वंस मोर की बात हो रही हो, और अगर उसको यहाँ पे उस पल को दोबारा जीने का अगर मौका मिले तो हम लोग साथ जीने का अगर प्रयास करें? मैं नेताजी इंडोर स्टेडियम कलकत्ता की बात कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही याद आता है वो। उस समय तीजन देवी जी भी हमारे साथी थी, मतलब एक ही स्टेज में हम लोग थे। और किस ईयर का था, 95 के 96 के हाँ उस समय की था। और मैंने यहाँ का जो पूर्वी है, दोपहरिया बितायला हो बलमा, दोपहरिया बितायला हो, नई झुलनी की छहिया बलम, दोपहरिया बितायला हो। ये गाना ख़त्म किया कि नहीं, वंस मोर इतना चारों तरफ, और स्टेज है नेताजी इंडोर स्टेडियम के स्टेज बीच में होता है, और चारों तरफ ऑडियंस बैठे रहते हैं, और चारों तरफ से जब बोलने लगे ना कि नहीं वंस मोर, फिर मैं दोबारा इस गीत को गाई, फिर ना ये और चाहिए था उन लोगों को। तो मुझे वो क्षण बहुत याद आता है कि और तीजन बाई तो बहुत ही बड़े कलाकार थी, लेकिन उस समय ये भी याद आता है, इस घटना को बार बार याद आती है। 40 वर्षों का आपका ये सांगीतिक सफ़र है, और इस सफ़र पे एक महिला कलाकार होते हुए किन किन चुनौतियों को आपने देखा, जिसको आपको लगता है कि सच में ये चुनौतियों से उबरना बहुत कठिन रहा, लेकिन उसके बाद भी आप उससे निकल पाई, तो अगर हमें बताएं। चुनौती तो हर जगह पर ही होता है, एक महिला होने के नाते। एक तो हम घर गृहस्थी भी संभालना पड़ता है, फिर शादी के बाद हमारे जैसे गृहस्थी में समय देना पड़ा, तो 5-6 साल तो मेरा संगीत नहीं कर पाई, मतलब बाहर जा नहीं पाई, थोड़ा बहुत जो भी घर पे होता था।
और घर का जिम्मेदारी निभाने निभाने के बाद फिर बाहर निकलना और संगीत की जो भी सेवा होती है वो सब करने में बहुत कठिनाई तो होती है, लेकिन कोई बात नहीं। कोई भी साधना में तो आपका वो चाहिए ही, आपका साधना यही आपको रास्ता दिखाती है। अगर आपसे मैं पूछूं कि कभी ऐसा कोई दौर ऐसा आया जब ये लगा कि अब संगीत छोड़ देना चाहिए, फिर वैसे समय में किस चीज़ ने आपका हाथ थामा और उसके बाद आज आप हमारे आज तक के इस सफ़र तक आप आ पाई, तो आपको क्या लगता है इसमें ऐसा कोई पल आया हो? ऐसा खास कुछ पल आया नहीं है, लेकिन कभी कभी तो लगता है कि फिर हमसे अब नहीं, दोनों गृहस्थी और संगीत दोनों, मतलब जैसे प्रोफेशन अगर हम संगीत को रखते हैं तो लगता था कि एक समय ऐसा लगा कि पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से वो समय भी बीत गया और चल रहा है सबके आशीर्वाद से। आज के गाने 15 सेकंड में हिट हो जाते हैं, क्या इसको आप संगीत मानेंगे या शोर? 15 सेकंड में अगर हिट हो रहा है वो तो संगीत नहीं हो सकती है। क्या ठुमरी और शास्त्रीय संगीत मर रहा है? सच बताइए, क्या कभी डर लगता है? मुझे डर नहीं है, क्योंकि ये शाश्वत है। और हमारे जो शास्त्रीय संगीत है और या ठुमरी है, जो भी है शास्त्रीय संगीत उपशास्त्रीय संगीत, वो हमारा क्या नेचर बेस्ड है और नेचर कभी मर नहीं सकता है, और इसके भी आगे भी ऐसे ही चलेगा। और बहुत बीच में हो सकता है कि कुछ अड़चन आया होगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की उसमें कि बाहर का भी संस्कृति और अपना भी संस्कृति दोनों जब एक साथ देखने लगे बच्चे, तो थोड़ा सा डगमगा गए होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अपने शास्त्रीय संगीत सुरक्षित है। आज इतने बड़े रैपर हैं जो कि अपने सॉन्ग्स को लेकर के आ रहे हैं लोगों के बीच में, अगर कभी ऐसा मौका मिले कि इस तरह के रैपर से आपका सामना हो, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? कैसे रैपर्स, तो कैसे? जैसे आजकल ये रैप म्यूज़िक जो चल रहा है, तो ऐसा नहीं, रैप म्यूज़िक जो है आपका, जो हम लोगों का जो पढ़ंत होता है ना, वही चीज़ है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको रैप बोल के पॉपुलर कर दिया है। तो ये चीज़ हमारे शुरू से ही था, ऐसा ही कुछ नहीं है, हम लोग पढ़ंत भी बोलते हैं। तो ये हमारे शास्त्रीय संगीत में पहले ही था। आप ये चाहती हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो शास्त्रीय संगीत से जुड़े, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो रील्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या करना चाहिए कि ये फिर से अपनी जो विरासत है इसको सहेजें, उसको सीखें, उसको आगे बढ़ाएं? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, रील्स बनाना इज़ डिफरेंट चीज़, और बाकी जो शास्त्रीय संगीत का जो कह रहे थे, हमारा भारतीय संगीत का कह रहे, हमको लग रहा है कि अभी जो बच्चे गा रहे हैं, अभी जो जैसे आजकल बहुत टैलेंट सामने आ रहा है, जो आजकल जो कंपटीशंस वगैरह होता रहता है, तो वहाँ देखते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे गा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं, मतलब कठिन कठिन चीज़ भी बच्चे खूब आसानी से गा रहे हैं। दैट मीन्स उनके अंदर भी संगीत है और संगीत करना चाह रहे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम जो थोड़ा बहुत जो संगीत का साधना कर रहे हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो सब लोग एकजुट होके जो बच्चे सीखना चाहते हैं उन बच्चों को अपने सामने बैठा के और सिखाएं, ये मैं चाहती हूँ। आज की पॉडकास्ट का जो शुरू का जो पोर्शन है उसमें हमने सावन का जिक्र किया, और हम ज़रूर चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बाइफिकेट करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मिर्ज़ापुरी कजरी और बनारस की कजरी इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो हम चाहेंगे पहले बनारस की कजरी को लोगों को बताएं कि कैसे लोग पहचानेंगे कि अच्छा ठीक है ये बनारस की कजरी है, फिर कैसे पहचानेंगे कि ये मिर्ज़ापुर की है, और दोनों ही हम लोग संगीत के माध्यम से सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो कजरी क्या है। कजरी सैकड़ों साल पहले जहांगीर खलीफा जी ने शुरू किया मिर्ज़ापुर में, क्योंकि वो देवी का भक्त थे। तो कजरी का जो नामकरण है वो काजल नुमा काले मेघ से कजरी, और कजला देवी मिर्ज़ापुर में जो कजला देवी है उनके नाम से कजली का नामकरण हुआ है। और मिर्ज़ापुर की कजरी में ना
लास्ट में ना गाते हैं, जैसे दुर्गा कब देबू दर्शनवा अब त चढ़ल सवनवाना। और अवध की कजरी हरी, गाने रे हरी हरे राम चढ़त सावन मास, तो हरी लास्ट में हरी लगता है। और बनारस में तो रिमझिम बरसेले बदरिया सखिया गावेली कजरिया, हो रिमझिम बरसेले बदरिया सखिया गावेली कजरिया, हो मोरी भीजल चुनरिया बचायला बलमू, मोरी भीजल चुनरिया बचायला बलमू, हो रिमझिम बरसेली बदरिया सखिया गावेली कजरिया। तो ये जो है हरी, जितना हरी लगा हुआ वो अवध की कजरी है, ना लगा हुआ है वो मिर्ज़ापुरी कजरी है, और बाकी जो कजरी आप सुन रहे हैं सब बनारस की कजरी है। देखिए मिर्ज़ापुर और बनारस उतना तो दूर नहीं है, मिर्ज़ापुर का कजरी का उद्गम माना गया है और बनारस में उसको संरक्षण दिया है। तो कजरी बस कजरी है, आप गाते रहें। आपको अभी मैं सुन रहा था तो पूरी तरह से मुग्ध हो गया था, और उस समय लग रहा था बस सुनते ही रहें, लेकिन ठीक है, हमारी बाध्यता है कि हम लोग को लगातार आपसे प्रश्न भी करने हैं बीच बीच में। एक चीज़ हम भी और बताना चाह रहे कि बरसात के समय, इस समय जो सावन में क्या क्या गाई जाती है, और उसमें एक चीज़ है झूला, आपने सुना होगा झूला, और वो भी सुना होगा हिंडोला। तो झूला और हिंडोला होता क्या है, तो एक हिंडोला गा रहे कोई और झूला गा रहे, तो दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि हिंडोला जो है वो गुरु पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक 1 महीना हिंडोला गाई जाती है, और वहाँ ठाकुर जी विराजमान होते हैं। और झूला भी कोई भी गा सकता है, कोई भी, जैसे झूला झूले रतिया सारी सखिया पारी पारी ना झूला, ये झूला है ना। और हिंडोला झूले श्याम, हिंडोला झूले श्याम झूले श्याम झूले श्याम, हिंडोला झूले श्याम। तो ये हिंडोला है, वो हिंडोला में भगवान जी विराजमान होते हैं। जैसे राम सीता जी का भी है, जैसे सिया संग झूले बगिया में राम ललना, ये हिंडोला है, ये झूला नहीं है। झूला मतलब आम लोग सब लोग जो झूलते हैं वो झूला। बिस्मिल्लाह खां साहब बनारस से ही रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई आपका संस्मरण उनसे ज़रूर जुड़ा होगा। तो कोई संस्मरण ऐसा, और उनकी कोई ऐसी धुन भी है जो उन्होंने फिल्म में बनाई, वो यहाँ की कजरी है, तो उसको भी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों के बीच में ज़रूर रखें। ज़रूर। बिस्मिल्लाह खां साहब जी का भी हमारा बहुत अच्छा, बहुत 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 मतलब जैसे बड़े हैं ना, बड़े लोगों की तरह ही वो आशीर्वाद देते थे। एक बार दशाश्वमेध के बगल में ये मान मंदिर घाट, वहाँ पर मतलब कोई इवेंट था, कोई प्रोग्राम था, तो गा रही थी, मैंने गाया। भाई वो तो बड़े कलाकार हैं, उनका बाद में ही था, शहनाई बजाते तभी भी लास्ट में ही उनका कार्यक्रम था। तो उन्होंने एक चीज़ खाली उन्होंने कहा था कि इस लड़की में कशिश है, गले में कशिश है, तो मेरे लिए वो तो आशीर्वाद है। तो वो लगे बेटा गाते रहना, बेटे गाते रहना, तो बस वो आशीर्वाद उनका मिला है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि उनका एक धुन जो बीरन भैया अइले अनवैया वा सवनवा में ना जइबिन नदी, बीरन भैया अइले अनवैया वा सवनवा में ना जइबिन नदी, इन्होंने पूरा देश में विदेश में ये बहुत पॉपुलर किया। जहाँ भी जाते थे ये बनारस का चीज़ वो ज़रूर बजाते थे। और एक जो कजरी है, बरसे बदरिया सावन की
बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की है, बरसे बदरिया सावन की। ये मूवी में गूंज उठे शहनाई शायद मूवी का नाम है, उसमें दिल का खिलौना हाय टूट गया, तो बनारस की कजरी है। ऐसे बनारस की बहुत सारी चीज़ें हैं। मोहे पन घट पे नंद लाल छेड़ो, ये सब पिक्चर का गाना है, मूवी का। मुँह से पानी भरावे बेदर्दी सैया, मुँह से पानी, तो ऐसा बहुत सारे ये अभी आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को, लोकगीत जो यहाँ का बनारस के इर्द गिर्द के क्षेत्रों का था, तो उसको फिल्मी कलेवर में काफ़ी लोगों ने नाम भी कमाया और उसके एवज में धन भी आया, दाम भी कमाया। तो आपको क्या लगता है कि अभी हाल ही में एक यहाँ की कोई दादरा है, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसको भी ज़रूर हम चाहेंगे कि आप सुनाएं, जिसको दादरा को कहरवा में करके उसको जो है आप बता, एक बार हम लोग बैठे थे तो आपने ऐसी चर्चा किया था कि यहाँ का, अब ये तो आप ही बताएंगे क्योंकि आप, अब हम लोग तो व्यूवर्स, हम लोग ज़रूर चाहेंगे, जानना चाहेंगे। हाँ, यहाँ जो तो उसको थोड़ा सा हम चाहेंगे कि उसको एलोबरेट करके बताएं, क्योंकि हमारी जो जनता है उसमें बहुत कम लोग ऐसे भी होंगे जो कि म्यूज़िक को एकदम नहीं समझ रहे होंगे। तो कैसा, क्या ये दादरा है, तो कैसे कहरवा है, ये शब्द ही हम लोग लेने हैं। ये तो दादरा ही है, और बहुत लोग उसको ठुमरी बोल के बोलते हैं, लेकिन ये ठुमरी नहीं, ये है दादरा ही है। और इसका जो ओरिजिनल है, बीत गई मोरी सारी उमरिया, सैया नहाए सुनी अटरिया, हमरी अटरिया हमरी अटरिया पे आजा रे सावरिया। ये दादरा में ही है, धा दी ना धातु ना, हमरी अटरिया पे आजा रे सावरिया, देखा देखी तनिका हो जाए, हमरी अटरिया पे आजा रे सावरिया, देखा देखी तनिका हो जाए, हमरी अटरिया पे। तो अंतरा गाने के बाद फिर हम लोग कहरवा में ले आते हैं, फिर दादरा में जाता है। तो ये बनारस के जो, बनारस तो संगीत का खान है, जहाँ जहाँ ढूंढने जाओगे और कुछ मिलता जाता है, कुछ मिलता जाता है। तो ये है ऐसे का। तो ये जो हमारे व्यूवर्स हैं वो ये समझ लें कि बहुत सारे गाने आप लोगों को जो सुनने को मिलते हैं जो कि बहुत हिट हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी ओरिजिन में बनारस छुपा हुआ है। तो बनारस आज से ही नहीं है, बनारस प्राचीन है, अति पुरातन है। तो देखिए उसके संगीत में भी कुछ ना कुछ खोजने को मिल रहा है। लेकिन अभी हमारी चर्चाओं में बहुत कुछ बाकी है, बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपसे जानना चाहते हैं कि छन्नूलाल मिश्र जी, अभी तो कुछ ही दिन पहले उनका जो है स्वर्गवास हुआ, तो उनसे भी कुछ जुड़ी कुछ संस्मरण हो जो आपको लगता, क्योंकि वो भी बहुत बड़े ठुमरी के गायक थे और बहुत बड़ा नाम उन्होंने कमाया, पद्म भूषण तक वो पहुँचे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ थी, कभी कुछ ऐसा उन्होंने भी आपको कुछ दिया हो? और हाँ, गिरिजा देवी जी की बात करेंगे, लेकिन छन्नूलाल जी के बारे में। आज ये गिरिजा देवी जी और छन्नूलाल जी, वो लोग लेजेंड है हमारे बनारस के लिए, गौरव की बात है। और जब बनारस में आई तो छन्नूलाल मिश्र जी से भी हमने मुलाकात की और उनसे भी एक दो चीज़ देखी है। बड़े जो कलाकार है, तो उनके पास आप जाने से ही कुछ ना कुछ जो मिलता है वो प्रसाद के रूप में मिलता है। छन्नूलाल जी के पास भी हम गए, मिलने गए और सीखने भी गए थे, लेकिन नहीं कंटिन्यू कर पाए क्योंकि हमारा गृहस्थ जीवन को छोड़ के फिर संगीत में सीखना बड़े मुश्किल होता है। लेकिन मैं गई, मैं तो उनसे मिलने तो जाती ही थी, क्योंकि
गुरु तो एक ही होता है ना ज़िंदगी में। माँ बाप और गुरु का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकते, लेकिन उनको मैं पिता समान आदर करती थी, प्रणाम करती थी। और एक जन का और नाम लेना चाहूँगी कि पंडित हरिराम द्विवेदी जी। उन्होंने बनारस के संगीत के बारे में मुझे जो जानकारी दिया उन्होंने, तो उनके लिए मैं कृतज्ञ रहूँगी ज़िंदगी भर, कि उन्होंने बहुत ही मन से बनारस के संगीत को, बनारस के जो लोक संगीत के बारे में उन्होंने बताया। और गिरजा देवी जी के यहाँ मैं जब जाती थी, उनसे मिलने जाती थी, उनको प्रणाम करने जाती थी, तो खाली हाथ तो कभी नहीं आई, कुछ ना कुछ उनसे तो मिला है। हरि बिन कारी बदरिया छाई, हरि बिन कारी बदरिया छाई, बदरिया छाई, बदरिया छाई, हरि बिन कारी बदरिया छाई। तो ये उन्होंने प्रसाद के रूप में दिया है। और एक जो है ना, कहनवा मानो हो राधा रानी, कहनवा मानो हो राधा रानी। तो हमारी एक सप्तक संस्था है जहाँ पर महिलाएं गाना सीखती है। तो महिलाओं को लेके जब हम गए थे उनसे मिलने, हमने कहा कि सब लोगों को आशीर्वाद लेना है उनसे, तब उन्होंने ये गीत बोला, महिलाओं को भी सिखाया, हमको भी दिया। तो एज ए प्रसाद के रूप में हमें मिला। अभी समकालीन गायिकाओं में आपके साथ पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, वो भी ठुमरी की सेवा कर रही हैं, और पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी, वो भी काफ़ी सेवा में। क्या इन दोनों लोगों में से अगर बारी बारी से बात करें, क्या क्या खासियत आपको लगती है, एक सुधी श्रोता के तौर पे, एक गायिका के तौर पे नहीं चाहूँगा, तो मालिनी अवस्थी जी में अगर मैं आपसे एक शब्द में कहूँ, क्या अच्छा लगता है? मालिनी अवस्थी जी बहुत जानकार, मतलब बहुत अपने विषय की बहुत जानकारी रखती है, उसमें नो डाउट। मतलब चाहे वो लोक संगीत हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, जब भी उनके संगीत सुनते हैं बा यहाँ उनको बोलते हुए, बहुत वर्सेटाइल संगीतज्ञ है। और डॉक्टर सोमा घोष जी के लिए? डॉक्टर सोमा घोष का भी बहुत अच्छा है, और उनकी गज़ल बहुत अच्छा लगता है मुझे। उनके जो अल्फाज है ना, बहुत अच्छा है, बहुत ही बहुत अच्छा, बहुत मन से वो मतलब शेरो शायरी वाला जो चीज़ है ना, बहुत ही मैं उनको फ़ैन हूँ। कोई और ऐसी गायिका जो समकालीन ठुमरी में बहुत अच्छा करे, उनका नाम लेना चाहें और उनकी किसी विशेषता के बारे में चर्चा करना चाहें? इस समय की, इस समय में इस समय के ठुमरी का तो और कोई दिखता नहीं है, बहुत ही कम दिख रहे हैं। और बाकी अश्विनी जी तो गा ही रही है, उनकी स्टूडेंट लोग भी गा रहे हैं। और तो अभी आपने गज़ल की चर्चा की, और हमने ये सुना है कि आप गज़लों को भी बहुत अच्छे से निभाती हैं, बहुत अच्छे से गाती हैं। और तो कोई ऐसे शायर हैं जिनकी गज़ल का कुछ हिस्सा यहाँ पे आप प्रस्तुत करना चाहें? मैं तो दाग साहब की गज़ल बहुत पसंद करती हूँ। और अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, किसी के दिल की हकीकत किसी को क्या मालूम, अभी हमारी। ये दाग साहब का है, और दाग साहब का बहुत अच्छा लगता है गज़ल जी। अगर एक शब्द में आपके जीवन में हम कहें कि ठुमरी आपके लिए क्या है, तो क्या कहना चाहेंगे? ठुमरी मेरा जीवन है, और मेरा सब कुछ है, क्योंकि ठुमरी में मैं जीती हूँ। अगर आपसे पूछें कि जो बनारस को आपने पिछले 30 वर्षों में, 40 वर्षों में जो जाना है, तो सांगीतिक तौर पे आप बनारस को किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे? बनारस संगीतज्ञों का एक मंदिर जैसा है। और बनारस में जहाँ भी आप जाए, वहाँ ही संगीत दिखता है, हर चीज़ में। चाहे वो आप गंगा जी के किनारे भी बैठ जाइए, तभी भी आपको संगीत ही, उनके जो लहरों में ही संगीत है हर जगह पर। और एक संगीत जो है ना,
यहाँ पर कोई डर के कोई चीज़ नहीं करते, वो बिंदास संगीत होता है। मतलब क्या बताए, मतलब हर पल हर स्टेप ऑफ आवर जर्नी संगीत जो है ना, बनारस के संगीत जुड़े हुए हैं। तो ये एक संगीत का मंदिर है, बहुत बड़ा सा मंदिर है बनारस। 2022 में एक डॉक्यूमेंट्री बनी है आपके ऊपर, जिसमें आप शायद मैंने आप पे जो रिसर्च किया है अनहद फाउंडेशन की तरफ से बनाई गई थी, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहें, उस जर्नी के बारे में। और वहाँ पे कोई गाना शायद आप लोगों ने मिल करके बनाया था, अगर वो गाना भी गुनगुनाना चाहें हमारे बीच में। हाँ, वो येलो डायरी के एक सब लोग आए हुए थे बॉम्बे से, क्योंकि वो लोग तो वेस्टर्न गाते हैं, और हम बनारस से गए थे। तो बनारस की एक ठुमरी है, जाग पड़ी मैं तो पिया के मनाए, भोर हो तो सैया घर आए, जाग पड़ी मैं तो पिया। तो हम लोग जब बैठे हुए थे तो मैं यही गुनगुना रही थी। तो जब कविता लिखा ही जा रहा था, जब गाना लिखा जा रहा था, उसी समय अंतरा मैं गुनगुना रही थी। तो हमको लग रहा था कि नहीं, इस अंतरा जो है ना, इन नैनन में नींद कहाँ है, जिन नैनन में आप समाए, जाग पड़ी। तो ये जो है ना, उसी से हम लोग का पूरा ये गीत बन गया है। तो नैना 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 बरसे, तो बहुत सुंदर गाना बना। तो इसको वेस्टर्नाइज करके इसको आप लोगों ने रिकॉर्ड किया, तो कैसी रही ये जर्नी, कितनी बहुत खूबसूरत? अच्छा, बहुत एंजॉय किया। क्योंकि हमारे भारतीय संगीत में एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि भारतीय संगीत में आप जब भी गाएंगे, चाहे वो 4 बीट्स हो, चाहे वो 3 बीट्स हो, और बाहर का जो संगीत का जो भी है, वो 4 बीट्स और 3 बीट्स में ज़्यादा, हमारे 3 ताल में भी 4 बीट्स के में एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों का संगीत हम लोग के 3 ताल में सेट नहीं होगा, बट उनका हमारा संगीत उनको हर ताल में सेट हो जाता है। इस दोनों में यही फ़र्क है कि कुछ कोई दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि 12 स्वर हमारे सारेगामा पाधानीसा, और उनका है डोरे मी फा सोला टी डो। तो बात तो एक ही है, लेकिन वो समझने का है थोड़ा सा। तो ये अनंत फाउंडेशन के बारे में, जो उनके फाउंडर हैं और को फाउंडर, तो उनके बारे में कुछ चर्चा करें, कैसा काम कर रहे हैं लोग? बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनाहत फाउंडेशन के जो अग्रवाल जी है, और सुची अग्रवाल है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने बहुत बहुत ही मेहनत का काम कर रहे हैं। और उनके साथ जो एक जो हेल्प करते थे, चतुर्वेदी, नाम भूल रही हूँ मैं, तो वो अनाहत फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और खाली यूपी का ही नहीं, पूरा देश भर के जो लोक संगीत है उसके ऊपर वो लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये सचमुच एक बहुत ही अच्छा काम, और उनको भगवान उनको बहुत शक्ति दे, और बनारस नहीं, और पूरा देश के जो लोक संगीत है उसको उजागर करे और सामने लाए, और लोगों को इसके बारे में जानकारी दे। मैंने ऐसा सुना है कि ठुमरी गायन के समय में जो तबला है वो उसमें 4 चांद लगा देता है, वो लग्गी लड़ी के माध्यम से। एक टर्म है लग्गी लड़ी, तो शायद उस समय ताल तेज़ हो जाती है। और कहरबाग बजता है, हाँ। और लगी लड़ी बजती है। तो आपके समय में लगभग 30 वर्षों में कौन सा ऐसा तबला वादक है जिसके बारे में आप यहाँ कहना चाहेंगे कि उनके साथ जो है गायन के समय, मतलब आप अपने में नहीं रहती, लगता है कि मैं शायद एक अलग ही दुनिया में हूँ? बनारस देखिए, बनारस का तबला जो कोई भी बजाता है ना, तो ठुमरी गाने में मज़ा आता है। बाहर जाने में थोड़ा सा बाहर के जो भाई, नो डाउट वो लोग भी बहुत अच्छा बजाते हैं, लेकिन जो बनारसी अंदाज और बनारसी के जो बनारसीपन, वो बाहर मिलता नहीं है। और यहाँ पर पंडित ललित कुमार के साथ हमने बहुत गाया, और गाती भी रहती हूँ। बहुत अच्छा एंजॉय करती हूँ। और पंकज राय भी बहुत ही अच्छा मतलब बजाते हैं। उनके साथ
भी मज़ा आता है। और कुबेर जी, किशोर जी, उन लोगों के साथ भी बहुत गाया हमने और अच्छा लगता है। बनारसीपन, जहाँ बनारसीपन रहता हो वहाँ पर ठुमरी का क्या बात है, ठुमरी गाने में मज़ा आ जाता है। अभी कोक स्टूडियो में, भारत कोक स्टूडियो से एक गाना अभी रिलीज़ हुआ और करोड़ों में उसके व्यूज़ गए। और कचौड़ी गली सुन गईला बलमू, रेखा भारद्वाज जी ने गाया। जी जी। तो क्योंकि बनारस की है ये चीज़, तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा बताते हुए कि इसका इतिहास क्या है और कचौड़ी गली कैसे सुनी हो गई। तो शायद ये आप, हमें लगता है बनारस को क्योंकि आपने गुना है तो आप ज़्यादा करीब से बता पाएंगे। ये गीत है और रविंद्र कुमार जी का लिखा हुआ एक किताब है। अ, उस किताब में ये जिक्र है कि कचौड़ी गली में गौहर जान रहती थी और उनकी एक प्रेमी रहते थे। तो उनको शायद जब इंडिपेंडेंस का जो लड़ाई हो रहा था उस समय उनकी प्रेमी को मिर्ज़ापुर भेज दिया गया था ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग के बाद उनको रंगून भेज दिया गया, मतलब म्यांमार। तो म्यांमार में जब लड़ाई के दौरान उनकी डेथ हो गई। तो अब ये है कि हमारे कोई प्रिय हमारे साथ का, मतलब हमारे साथ रहने वाले हैं और वो कहीं चले जाएंगे तो सुना ना लगेगा। घर में भी कोई भी पर्सन होता है जो बाहर चले जाते हैं तो घर सुना हो जाता है। वो कचौड़ी गली में रहते थे, दोनों जन रहते थे, इतना उन लोगों का आपस में प्रेम भाव था और कोई अगर चला गया तो सुना तो हो ही जाएगा ना। तो वो गाती है कि सेजिया पे लोटे काला नाग हो, हाँ सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कैली हम कवन कसुरवा, नजरिया से दूर कैला भलमु, दूर कैला बलमु, दूर कैला बलमु, दूर कैला बलमु, मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। तो वो गए और वहाँ पर ट्रेनिंग हुआ और ट्रेनिंग के बाद वो चले गए। तो उसमें ये बोलती है ना, वो उसमें गाने में भी, लिरिक्स में भी है, यही मिर्ज़ापुर वासे उड़ेला जहाजिया, पिया मोरे गईले रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलम। तो मेरे ख्याल से ये गाना जो है 1847 से लेके 1857 से लेके 1947 के बीच का समय में लिखा गया है। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकते लेकिन इतना बीच में लिखा गया है। हथवा में होत जो हमारी कटरिया, बहा देती गोरावन के खून हो। तो ये दर्शाता है कि ये जो गीत है उसी समय के, इंडिपेंडेंस के समय का गीत है। और ऐसे ही गीत कबीर चौरा, हमारे बनारस में कबीर चौरा में महिलाएं गाती थी खड़ी कजरी। तो जल्दी से चुनरिया कर तैयार रंग रेजवा, बहुत दिनों से लागल जिया हमार रंग रेजवा। तो खड़ी कजरी होती थी। तो खड़ी कजरी होता है कि भोजपुरी और हिंदी मिक्स, क्योंकि उस समय गाने के माध्यम से महिलाएं खबर, मतलब जैसे आपस में जो उस समय का जो लड़ाई होती थी, लड़ाई की जो खबरें हैं वो गाने के माध्यम से वो गा देती थी और जिसको समझने वाला होते वो समझ जाते थे। तो खड़ी कजरी उस समय की बात है कि उस समय और भी बहुत सारे खड़ी कजरी है। उसमें लिखा शिवाजी का नाम हमारे उसमें लिखवा दो, हमारे उसमें ये कर दो, मतलब हमारे चुन्नी में ये लिखा दो, भारत का नाम लिखवा दो। तो ऐसी बहुत सारी गीतें हैं जो खड़ी कजरी के नाम से जानते हैं। खड़ी कजरी मतलब कजरी का धुन हो और हिंदी और भोजपुरी दोनों मिक्स उसका लिरिक्स। अभी अगर आज से 40 वर्ष बाद चलते हैं तो आज 2026 में हम लोग हैं, तो 2066 यानी 66 में अगर लोग आपको याद करें तो कैसे याद करना चाहें, ऐसा कैसा चाहेंगे कि कैसे याद करें लोग आपको? ये तो बड़े कठिन प्रश्न है। मुझे संगीत की
साधना मतलब साधक के हिसाब से कोई जाने तो मैं ज़्यादा खुश होंगी कि एक मैं संगीत साधना में जीवन बीत जाता है, लेकिन वो आसान नहीं है एक उम्र में संगीत को जानना। तो मैं एक साधक साधिका के हिसाब से जाने जाना चाहूँगी और कुछ नहीं। आपके समकालीन इस समय जितनी ठुमरी गायिका हैं, जैसे डॉक्टर सोमा घोष जी बहुत पहले पद्मश्री हो गई, मालिनी अवस्थी जी वो भी पद्मश्री हैं, और आप उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से अभी तक आपको सरकार ने अवार्ड किया है। आपको क्या होता है, कभी टीस होती है कि पद्मश्री अब तक मुझे मिल जाना चाहिए था, या लेट हो रहा है, या लगता है कि हम अपनी साधना में खुश हैं? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। और मैं संगीत की साधना करती हूँ या मैं गाती हूँ, उसके लिए मुझे अवार्ड की ज़रूरत नहीं है। अवार्ड तो भगवान दे रहे हैं, क्योंकि मुझे स्वस्थ रखे और मैं गाती रहूँ और मैं संगीत की सेवा करती रहूँ। और ऐसा कुछ नहीं है। अब अपने आप जैसे संगीत नाटक अकादमी का जो पुरस्कार मिला 2015 में, तो ऐसे ही हुआ है और खुशी है, उसमें खुशी है। और पद्मश्री मिले चाहे नहीं मिले, उसके लिए सरकार से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। जब उनको लगेगा तो होगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है। और ठीक है, अगर मिलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। मुझे बस खाली संगीत की सेवा करना है और मुझे गाना है। और मुझे स्वस्थ रखे ईश्वर, यही प्रार्थना करती हूँ। अब हम लोग एक ऐसे चरण में आ गए हैं कि ना तो हम चाहेंगे ऐसा, ना हमारे ये जो व्यूअर्स हैं उनको ऐसा मन कर रहा होगा। वो चाह रहे होंगे कि आपको सुनते ही रहें। तो हम चाहते हैं कि जाते जाते एक बेगम अख्तर जी की गज़ल अगर कोई ऐसी हो कि जो इस मोमेंट को क्लोज से मतलब उसको बयां करे, तो ऐसी कोई गज़ल अगर आप सुनाना चाहें तो। बेगम अख्तर जी का दो गज़ल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में। लेकिन हमें लगता है कि आपकी जो गज़ल है ये तो हमारे जो स्टूडियो में हमारे साथ जो यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लगता है इन सब लोगों की आंखों से मुझे लग रहा है कि ये लोग चाह रहे हैं वो सुनना कि आज जाने की ज़िद ना करो। तो आज हम तो लोग फरीदा खानम जी का है। तो इसको भी हम लोग चाहेंगे कि आप से सुन लें। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की ज़िद ना करो। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस समय सौर संवाद पॉडकास्ट को देख रहे हैं सारे व्यूवर्स के मन में यही कर आज जाने की ज़िद ना करो। इस गज़ल के बाद मुझे लगता है कि हर एक व्यूवर्स के मन में यही हो रहा है कि काश आज के मेहमान जाए ही ना, लगातार हम लोग उनको सुनते रहें। और सच में आज इनकी आवाज़ की जो खनकती हुई जो आवाज़ है, उस आवाज़ के अंदर जो मिठास है
और उस मिठास के साथ जो उनके अंदर जो भगवान ने आत्मा दी है, सच में भगवान उनको शतायु करें और इसी के साथ साथ बनारस का संगीत अमरता को इसी तरह प्राप्त होता रहे, लगातार उसकी सेवा ऐसे कलाकार करते रहें। इसी के साथ साथ सौरव संवाद की तरफ से मैं इजाज़त देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। धन्यवाद।